नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रगतिशील चेतना के आधार स्तंभ कवि नागार्जुन की एक बहुत ही सुंदर कविता तुम जगी संसार जाए जाग की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत कविता कवि के प्रकृति के प्रति सौंदर्य एवं प्रेम का उद्घाटन करते दिखाई देती है। प्रस्तुत कविता में कवि रात्रि के एकांत वातावरण का सौंदर्य चित्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रस्तुत कविता तुम जगी संसार जाए जाग के रचयिता बाबा नागार्जुन है। वैसे तो नागार्जुन आंचलिक कथाकार के रूप में प्रख्यात हैं, परंतु उनकी कविता में भी यदि हम देखें तो आंचलिकता की खुशबू आती है। वे अपने परिवेश, अपने अंचल की खूबसूरती को कविता में यथास्थान स्वर देते दिखाई देते हैं। इस कविता में कवि ने एक रात्रि में देखे सुंदर स्वप्न का विवेचन किया है कि किस तरह रात्रि में जब वो निद्रा में लीन होता है तो मानो नक्षत्रगण उसके स्वप्न में आके उसे आमंत्रण देते हैं कि वह जागे और इस तंद्रा को तोड़कर रात्रिकालीन वातावरण के सौंदर्य में डूब जाए। कवि निद्रा में लीन था तो स्वप्न में उसे तारे जगा कर कहते हैं कि अपने नयनों को खोलकर वह आकाश की सुंदरता को देखे। कवि उसी सौंदर्य का वर्णन इस कविता में करते दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने द्वादशी के चांद का एक नया रूप प्रस्तुत किया है। वो कवि को अत्यंत क्षीण दशा में दिखाई दे रहा है। उसका रंग पीत वर्ण का है। ऐसा लग रहा है मानो वह पांड रोग से ग्रस्त हो। कवि को महात्मा बुद्ध की गांधार मूर्ति भी याद आती है। उनका कथन याद आता है कि संसार में जो कुछ भी है वह सब नश्वर है। संसार में कोई भी वस्तु सुख देने वाली नहीं है, सभी जगह सिर्फ दुख की ही व्याप्ति है। इसी बात को स्मृति में लाते हुए वह ध्यान में लीन होता है। तभी झिंगुरों की अविराम झंकर ध्वनि उत्पन्न करने से कवि की धमनियों में पुनः स्फूर्ति का संचार होता है। कवि रात्रि के अंतिम प्रहर की सुंदरता का वर्णन करते हैं तथा तभी उसे अपनी सोई हुई प्रेयसी का स्मरण हो आता है। वह अपनी श्लथ कुंतला अर्थात शिथिल बालों वाली प्रेयसी को जगाकर उसे सुंदर विहाग राग का एक गीत गाने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसके जागने से ही संसार में सवेरा होगा। तुम जागो साथ ही संसार को भी जगा दो। संसार के सभी चराचर प्राणियों में तभी जीवन का संचार होते दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं कविता के प्रमुख बिंदुओं को। प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन रहस्यवादी भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। जिस तरह मौन निमंत्रण कविता में सुमित्रानंदन पंत रात्रि में तारों के आमंत्रण की व्याख्या करते दिखाई देते हैं, उसी तरह नागार्जुन को भी तारे आकर्षित करके अपनी ओर मानो खींचते हुए प्रतीत होते हैं। तो रहस्यवादी भावना प्रकट होती है। प्रस्तुत कविता में नक्षत्र व तारामंडल निद्रालीन कवि को जगाकर रात्र के अविचल सौंदर्य के अवलोकन हेतु प्रेरित करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने चंद्रमा का दुर्बल, क्षीणतर तथा पीत वर्ण वाले रूप का चित्रण किया है, जो कि एक तरह से नया उदाहरण प्रस्तुत करता है हमारे समक्ष। इसके पहले चंद्रमा का उदाहरण सिर्फ नायिका के मुख की सुंदरता का वर्णन करने के लिए किया जाता था। कविता के मध्य में कवि महात्मा बुद्ध
का स्मरण करता है तथा संसार की नश्वरता पर भी विचार प्रकट करता है। प्रस्तुत कविता में यदि भाषा हम देखें तो तत्सम प्रधान खड़ी बोली संपूर्ण कविता के सौंदर्य को अभिमंडित करते दिखाई देती है। अलंकारों की यदि बात करें तो अलंकारों में मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, उपमा, उल्लेख, अनुप्रास तथा उदाहरण आदि अलंकार इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं। प्रस्तुत कविता में श्रृंगार तथा शांत दोनों ही रसों का प्रयोग हुआ है। जब कवि अपनी प्रेयसी को जगाता है, उसके लिए अधखिला अरविंद तोड़ने के लिए ताल में घुसता है, तब श्रृंगार रस, तथा उससे पूर्व महात्मा बुद्ध का कथन संसार की नश्वरता तथा क्षीणतर चंद्र का उल्लेख करते समय शांत रस प्रयुक्त हुआ है। अब कविता की व्याख्या करते हैं। कवि नागार्जुन अपनी प्रेयसी जो कि निद्रा में लीन है, रात्रि के प्रथम प्रहर में निद्रा के आगोश में सोई हुई अपनी प्रेयसी के साथ कवि भी निद्रा में लीन है और उसी समय अचानक उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उसके स्वप्न में नक्षत्रगण आए हैं और उससे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। सो गया तो स्वप्न में तारे मुझे कहने लगे, जागो नयन खोलो, अजी दिन में जगे तो क्या जगे। कवि कह रहा है कि रात्रि में स्वप्न में लीन होने पर एकाएक उसे ऐसा लगा कि मानो तारे उसके स्वप्न में आए और उसे नेत्रों को खोलकर जागने का आमंत्रण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उठो, यदि दिन में जगे तो कोई विशेष बात नहीं, लेकिन इस समय जागकर रात्रि के इस निर्मल सौंदर्य का आनंद उठाओ। अचकचा कर उठा, देखा गगन में नक्षत्रगण, श्रांत श्यामल हृदय पर जो ढलमलाते स्वेद कण। कवि कहता है कि स्वप्न टूटने पर, भंग होने पर अचानक मैं अचकचा कर उठा तो जैसे ही आंखें आकाश की ओर उठी तो गगन में झिलमिलाते हुए नक्षत्र गणों को देखकर ऐसा लगा कि मानो किसी श्रांत सांवले हृदय पर ढुलकते हुए पसीने की बूंदें हों। स्वेद अर्थात पसीना। ओढ़ मणिमुक्ता जड़ित नवनील चीना शंकुनिशा, मानो विराट विधान की परिकल्पना में लीन थी। रात्रि के सौंदर्य को देखकर, तारों से सुसज्जित उसके आवरण को देखकर ऐसा लगा कि मानो रात्रि रूपी सुंदरी मणि और मोतियों से सुसज्जित नीले रंग का परिधान ओढ़कर विराट विधान की परिकल्पना निर्मित करने में व्यस्त थी। निमिड़तम के खंड सी अमराइयों में और काले पहाड़ों में बस एक ही भेद था, हिमानी सी वे मुझे शीतल लगी, ये मुझे रूखे लगे। गजराज की काली कलूटी खुरदुरा जो पीठ हो। आगे कवि कहता है कि उस रात्रि में सर्वत्र फैले काले घने स्याह अंधकार को देखकर मुझे बरबस ही काले पहाड़ों की याद आ गई और उन काले पहाड़ों में और अंधकार के कालेपन में बस इतना अंतर प्रतीत हुआ कि ये कालिमा अंधकार की मुझे शीतलता प्रदान करने वाली लगी और पहाड़ों की कालिमा मुझे रूखे खुरदुरे प्रतीत हुए, जिस प्रकार हाथी की कलूटी खुरदुरी पीठ हो। कितने में दे गया सहसा दिखाई द्वादशी का चांद, कितने में सहसा मेरी नज़र द्वादशी के चांद पर पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है। पूर्णमासी और अमावस्या दो पक्ष होते हैं। तो पहला पक्ष होता है
अमावस का, जिसमें धीरे धीरे चांद घटता है तथा कृष्ण शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे चांद बढ़ता है। तो यहाँ पर द्वादशी का जो चांद है वो अमावस से पहले का है, जो कि एक लकीर के रूप में दिखाई देता है। तो कवि उसी पतले क्षीण पीले रंग के दुर्बल कृशकाय चंद्र का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इतने में दे गया सहसा दिखाई द्वादशी का चांद, क्षीण से भी क्षीणतर, बिल्कुल एक पतली रेखा की तरह, अर्धचंद्राकार रेखा, जैसा कि शिव के मस्तक पर दिखाई देता है चंद्रमा। पांडुरोगाक्रांत, उसकी पीली आभा को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पांडुरोग अर्थात पीलिया का रोग हो गया हो। उदय के प्रतिकूल अस्त होने की दशा पर वह ले गया अविलंब मेरा ध्यान, कि उस क्षीण जर्जर पीले रंग के पतले कृष्णकाय चंद्र को देखकर ऐसा लगा कि मानो ये उदय नहीं बल्कि अस्त हो रहा हो। जब प्रातः काल में यदि हम कभी चंद्रमा का रूप देखें तो वो भी बिल्कुल पतला और आभाहीन दिखाई देता है। तो कह रहे उदय होने के प्रतिकूल अस्त होने की दशा पर वह अविलंब मेरा ध्यान ले गया, कि मुझे लगा मानो वो उदय नहीं बल्कि अस्त होने जा रहा हो। और चंद्रमा के इसी रूप को देखकर अचानक ही कवि के मन में दुखवादी दर्शन फैल जाता है। वो कहता है सुख नहीं कुछ दुख सब दुख, सब क्षणिक है सभी नश्वर, बुद्ध की यह बात आई याद चेहरा गंभीर। कि जैसे ही उस चंद्रमा की आभा को मैंने देखा, मुझे अनायास ही बुद्ध वचन याद आ गए कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी चीज़ें गतिशील है, परिवर्तनशील है और नश्वर है। सभी वस्तुओं को एक न एक दिन नष्ट हो जाना है। तो ये संसार दुख है और दुख का कारण है, और दुख का कारण तृष्णा है। बुद्ध की यही बात ध्यान में आते ही मुझे अचानक बुद्ध की मूर्ति भी याद आने लगी, चेहरा गंभीर, कि चिंतनशील मानव की वही गांधार आकृति हो गई आगे खड़ी। जैसे ही मैंने बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान में लाया, वैसे ही सहसा मानो बुद्ध की वही चिंतनशील गांधार मूर्ति की स्मृति मेरे सामने साकार हो उठी। अभय मुद्रा लगी मुझको बहुत ही माकूल उसकी, और उस मूर्ति के स्मरण में आने से ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे अभय दान मिल गया हो, मेरी समस्त चिंताएं नष्ट हो गई हों, और मुझे उसकी वह अभय मुद्रा बहुत ही माकूल लगी, ठीक लगी, अपने लिए उचित प्रतीत हुई। ठीक पूर्ण विराम सी, जिस प्रकार पूर्ण विराम सभी शंकाओं को, सभी बातों को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, उसी प्रकार बुद्ध की वह शिक्षा, बुद्ध की वह मूर्ति ध्यान में आते ही मानो मेरी समस्त शंकाएं समाप्त हो गई। कि इतने में झींगुरों का हो गया झंकार वह आरंभ, कि मैं भी इस चिंतन से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि अचानक से झींगुरों के स्वर की झंकार आनी प्रारंभ हो गई। शिराएं फड़की, उस स्वर लहरी को सुनकर मानो फिर से मेरे अंदर चेतना का संचार हुआ, मेरी शिराएं फड़कने लगीं, धमनियों में हुआ फिर स्फूर्ति का संचार, और उन झींगुरों के स्वर को सुन करके मानो मेरी धमनियों में, रक्त शिराओं में पुनः स्फूर्ति का संचार होने लगा। जिंदगी को दे रहे संदेश ये झींगुर हजार हजार। कैसा लगा मानो ये झींगुर अपने स्वर लहरी के माध्यम से संपूर्ण मानवता को जीवन के हजारों संदेश दे रहे हों, कि चाहे मार्ग कितना कठिन हो, चाहे लक्ष्य कितना ही दूर क्यों ना हो, पर यदि हम प्रयास करें तो अवश्य ही उसको प्राप्त कर पाएंगे। लगा बहने दक्षिणानिल, तभी अचानक दक्षिण दिशा से आने वाला वायु प्रवाहित होने लगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दक्षिण दिशा में ही मलयाचल पर्वत है, जिसमें कि चंदन के वृक्ष हैं, और उस दक्षिण दिशा से आने वाली
सुगंध हवा के साथ चंदन की तीव्र सुगंध अपने साथ लाती है। वो हमें शीतलता प्रदान करती है, हमारी चेतना को संचारित करने का प्रयास करती है। तो लगा बहने दक्षिणानिल, दक्षिण दिशा का शीतल मंद सुगंध गुणों को धारण करने वाला वायु बहने लगा। टिकोरों का आ रहा था मधुर मादक गंध। ऐसा लगा कि वह वायु वेग अपने साथ आम की बौरों का मधुर और मादक सुगंध लेकर के आया हो। भुरगुआ तारा उगा, अर्थात धीरे धीरे रात व्यतीत होते होते रात्रि के अंतिम प्रहर तक आ गई। भुरगुआ तारा शुक्र तारे को कहते हैं, जो कि ध्रुव तारे के नाम से भी विख्यात है, और ये रात्रि के अंतिम प्रहर में उगता और सबसे अंत तक ये चमकता रहता है। कि भुरगुआ तारा उगा, चूँकि ये रात्रि के अंतिम प्रहर में उगता है इसीलिए इसको भुरगुआ तारा कहा जाता है। भोर में उगने वाला तारा, भोर का तारा। मुझे भूली बात सी चट आ गई कुछ याद, कि इतने में ही सहसा मुझे कुछ भूली हुई बात याद आ गई। पास ही सोई पड़ी श्लत कुंतला, प्रेयसी की थपथपाई पीठ। मैंने अपने पास में ही निद्रा मग्न प्रेयसी, जो कि श्लत बालों वाली थी, अर्थात शिथिल बालों से युक्त निद्रा में लीन थी, उसकी पीठ को थपथपा कर उसे जगाने का प्रयास किया। जग गई तो दिखाकर तारे बचे दो चार। चूँकि रात्रि का अंतिम प्रहर है, धीरे से भोर प्रस्फुटित होने वाला है, तो तारे भी एक एक करके नक्षत्र से गायब होते जा रहे हैं। तो जैसे ही मेरी प्रेयसी जगी, मैंने उसे नक्षत्र गण जो दो चार ही बचे थे शेष, उनको दिखाकर कहा, मैंने पकड़ तब हाथ, अपनी प्रेयसी का हाथ पकड़ा और उससे कहा, दो घड़ी का हमारा इनका रहा है साथ, कि हे प्रिय, अब हमारा और इन नक्षत्र गणों का साथ सिर्फ कुछ ही समय का रहा है, अर्थात सिर्फ घड़ी दो घड़ी ये चमकेंगे, उसके बाद ये अस्त हो जाएंगे। हो रहे अब विदा गा दो सुमिखी एक विहाग। विहाग एक राग है संगीत का। तो अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि अब हमारा और इनका कुछ देर का ही साथ शेष बचा है, ये हमसे विदा ले रहे हैं, तो इस समय अब इनको विदा देते हुए तुम राग विहाग गा करके इस वातावरण को और अधिक प्रसन्नता से भर दो। तुम जगी संसार जाए जाग, कि तुम तो जग गई हो, परंतु अपने गीत द्वारा, अपने मधुर स्वर लहरी द्वारा तुम इस संसार को भी जगा दो। गुनगुनाने लगी वह, मैं उठ गया। जैसे ही वह मेरी बात को सुन करके गुनगुनाने लगी, मैं उठ करके बैठ गया। ताल में घुसकर स्वयं ही तोड़कर अधखिला अरविंद लाने के लिए मैं उठ गया कि जाकर शीघ्रातिशीघ्र मैं ताल से अधखिला अरविंद, क्योंकि जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी कमल पे वो विकसित हो जाएगा, खिलने लगेगा, तो उसके खिलने से पहले शीघ्रतापूर्वक मैं अपनी प्रेयसी को वो आधा खिला हुआ कमल का सुंदर पुष्प भेंट कर सकूं, इसलिए मैं ताल में घुसकर स्वयं ही उस अरविंद को तोड़ने के लिए चल दिया। तो कितनी सुंदर भावों की व्यंजना है प्रेमी और प्रेमिका के बीच। प्रेम की मधुर मौन व्यंजना दिखाई दे रही है। रात्रिकालीन सौंदर्य का स्वाभाविक और सहज वर्णन हुआ है। महात्मा बुद्ध का उपदेश, संसार की नश्वरता तथा दक्षिणानिल पवन की सुगंधी, टिकोरों की मधुर मादक गंध और झींगुरों की स्वर लहरी, सभी मिल करके एक मादक और उत्तेजक वातावरण हमारे सामने ला रहे हैं, जो अपनी मंत्रमुग्धता से हमें बरबस ही आकर्षित कर लेता है। तो अत्यंत सुंदर कविता थी ये।
जिसमें एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच मधुर प्रेम की अभिव्यक्ति भी होती है तथा प्रकृति का सुंदर रूप भी सामने आता है। धन्यवाद।